गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश? चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। अब समझो ध्यान से, ये क्या होता है सर पेमेंट ऑफ टैक्स, और कैसे क्या जीएसटी का पेमेंट कैसे हम करते हैं। तो टोटल हमारे जीएसटी में 3 लेजर है। सर कौन कौन से 3 लेजर हैं? एक है हमारे पास ई लाइबिलिटी लेजर, एक है हमारे पास ई क्रेडिट लेजर, और एक है हमारे पास ई कैश लेजर। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली कितने लेजर खुल जाते हैं भैया? 3 लेजर ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। सर अब ये तीनों लेजर का काम क्या होता है? ये यहाँ पे साइलेंसर है और कुछ ये गुड सेल कर रहे हैं। यहाँ पे राहुल से परचेस कर रहे हैं। बोलो। ठीक है सर, एसी में छेड़खानी कर रहे हैं तो मैं एसी का फॉर्मेट बंद कर दूंगा थोड़ा सा। हेलो, ये एसी 28 में सेट करने के जाने के बाद आप लोग 16 में कर देते हो, मैं इसको परमानेंट डिस्कनेक्ट करवा दूंगा अगर अगली बार ऐसी सिचुएशन आई तो। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो आपको हवा मिल रही है वही मिलना बंद हो जाएगी। अभी आप लोग डिसाइड कर लो करना क्या है। थैंक यू। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राहुल है, साहिल सर है, और यहाँ पे साहिल सर यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? सेल कर रहे हैं। अब सपोज करो 10,000 का सेल है और जीएसटी का रेट है हमारा 18%। टोटल कितना हो गया? 11,800। अब हमने ये कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा। तो राजा हमने 8,000 का खरीदा और इस पे 18% हमने जीएसटी दिया। करो तो 18% कितना आ रहा है? पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो गई। बोलो कितना आ रहा है? 1440। टोटल कितना हो गया? 9440। अब समझो ध्यान से, सब इधर ध्यान देना। राजा दो बातें होगी। एक सबसे पहले रहेगा हमारा क्या? आउटपुट टैक्स। अच्छा कोई बता सकता है कितना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी? 1800। ये जो 1800 है ना, ये आपको कौन से लेजर में दिखेगा? ई लाइबिलिटी लेजर। ई कैश लेजर नहीं, ई लाइबिलिटी लेजर। ई लाइबिलिटी लेजर में सारी लाइबिलिटीज आती है। सर लाइबिलिटी बोले तो टैक्स की लाइबिलिटी, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी, पेनल्टी की लाइबिलिटी, तो सारी की सारी लाइबिलिटी किधर आती है? ई लाइबिलिटी लेजर। ठीक है सर, आप 1440 का क्या लोगे? आईटीसी। ये जो आईटीसी है ना, ये आपको कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? ई क्रेडिट लेजर। ये कब रिफ्लेक्ट होगा? जब राहुल हमारा जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। राहुल ने 1 फाइल करा और साहिल सर को कहां पे दिखेगा? अब सर आईटीसी माइनस करने के बाद कितना क्या बच रहा है ना? 360 ही रहेगा। अब ये 360 हम पैसे पे कैसे करेंगे? गवर्नमेंट को देना है, तो ये गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे? ई कैश लेजर। अब आप एक बात याद रखना, ये एक वॉलेट है। क्या है ये? वॉलेट। जैसे होता है ना हमारा अमेजॉन पे का वॉलेट, फोन पे का वॉलेट, गूगल पे का वॉलेट। पहले हम पैसे वॉलेट में डालेंगे, फिर पैसा हमेशा किस में से डिडक्ट होगा? वॉलेट में से डिडक्ट होगा।
इसका मतलब है अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना कि जीएसटी का पेमेंट नेट बैंकिंग से होता है तो गलत है। कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना कि जीएसटी का पेमेंट आरटीजीएस या एनईएफटी से होता है तो भी गलत है। पेमेंट जीएसटी का हमेशा किससे होता है? ई कैश लेजर। आपका डाउट ये आना चाहिए कि सर ये ई कैश लेजर में पैसे कैसे डालते हैं, तो मुझे कितने डालने, तो अगर आप गवर्नमेंट होते तो आप बताओ क्या क्या यहाँ पे मैकेनिज्म डालते। हाँ जी, कार्ड, बहुत बढ़िया सर, हम यहाँ पे कार्ड डालते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गजब गजब। और हाँ ठीक है सर, हम यहाँ पे यूपीआई से पैसे डालने का बोलते, और हाँ नेट बैंकिंग से डालने का बोलते, और चुप मत हो बोलते जाओ, और किससे? चेक से नहीं होता पेमेंट। चेक और कैश से हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये हम अलग अलग सोर्सेस हैं, इन अलग अलग सोर्सेस से पैसे डाले जाएंगे किधर, और फिर अल्टीमेटली 360 रुपए का क्या होगा? पेमेंट। ठीक है, तो बड़ा सिंपल चैप्टर है जहां पे आपको सिर्फ क्या देखना है, ई लाइबिलिटी लेजर क्या होता है, ई क्रेडिट लेजर क्या होता है, और ई कैश लेजर क्या होता है। और सबसे पहले आज हम देखेंगे पता है क्या, ई कैश लेजर, कि आखिरकार ई कैश लेजर में कैसे क्या पैसा डाला जाता है। तो सर अब सुनो ध्यान से, मोड ऑफ डिपॉजिट इन ई कैश लेजर, इंटरनेट बैंकिंग, नो लिमिट, 10 लाख रुपए डालने ई कैश लेजर में डालो, 10 करोड़ डालने हैं डालो, कोई लिमिट नहीं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नो लिमिट। आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की लिमिट होगी, हमारा जीएसटी सिस्टम नहीं रोकता है। आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो तो क्रेडिट कार्ड कंपनी की है, क्या जीएसटी की ऐसी कोई लिमिट है? जीएसटी की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। सर यूपीआई, सर ये तो 25,000 की लिमिट, राजा वो फोन पे की लिमिट है। मैं यहाँ पे फोन पे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेरे जीएसटी सिस्टम की बात कर रहा हूं, ई कैश लेजर की बात कर रहा हूं। सर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नो लिमिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओवर द काउंटर। सर ये क्या होता है ओवर द काउंटर? देखो बहुत बार क्या होता है ना, लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं होते। अब बैंक अकाउंट नहीं है, जमा तो करना है जीएसटी का पैसा, और सर हमने तो देखा था बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपलोड करनी रहती है, चलो कर ली आपने बैंक अकाउंट की डिटेल, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है, यूपीआई आपने ऑन नहीं कराया, नेफ्ट ऑन नहीं कराया, पेमेंट तो करोगे ना। तो इस केस में सरकार आपको कैश से पेमेंट करना या चेक से पेमेंट करना अलाउड करती है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, और कोई भी एसबीआई में जाने के बाद आप उनको कितने पैसे दे देना, चालान जनरेट करना। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल से चालान जनरेट करोगे, मैक्सिमम आप ओवर द काउंटर पेमेंट कितना कर सकते हो, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। इसका मतलब है सर अप्रैल महीने का 10,000, मई का 10,000, जून का 10,000। सर अगर मुझे अप्रैल महीने में मेरी जो जीएसटी का लाइबिलिटी है वो 12,000 पे करने को आ रहा है, तो भाई फिर ओवर द काउंटर तो भूल जाओ, फिर आपको कुछ ना कुछ चालू कराना पड़ेगा, या तो नेट बैंकिंग, या तो डेबिट कार्ड, या तो यूपीआई। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, ओवर द काउंटर लिमिट कितनी है पर चालान पर टैक्स पीरियड? कहीं कहीं पे ओवर द काउंटर लिमिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। लिमिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी का मतलब, फॉर सपोज करो अभिषेक के घर जीएसटी की रेट पड़ी, पेमेंट आया 5 लाख रुपए, कैश पड़ा हुआ था 5 लाख, अभिषेक ने बोला देख रहे हो 5 लाख, पर लेके नहीं जा सकते क्योंकि ओवर द काउंटर लिमिट कितनी है। प्रॉपर ऑफिसर पढ़े कितने, 5, देख लो नोट देख लो, 5 5 सौ के, पर
सिर्फ कितने? 10,000। भाई लॉ में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो फिर लॉ मेकर ने बोला कहीं कहीं पे ओवर द काउंटर लिमिट नहीं देखेंगे। मतलब क्या 10,000 से ज्यादा भी भर सकते हैं? हाँ। कौन से केसेस में सर? एक तो भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यहां पे ये लोग चाहें तो 10,000 से ज्यादा पेमेंट भी ओवर द काउंटर कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर कमिश्नर ने नोटिफाई कर दिया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमको आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने, कोई भी पुराने ड्यूज रिकवर करने हैं, तो हम मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। पहले प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, प्रोविजनली अटैच किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। और टू कलेक्ट द अमाउंट बाय द वे ऑफ कैश, चेक, डिमांड ड्यूरिंग एनी और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी, एनी एडहॉक डिपॉजिट। इसका मतलब है अगर घर में रेड हो रही है, सर्च हो रहा है, सीजर हो रहा है, इस केस में सर क्या यहाँ पे 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल है? कोई एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपके घर में जो 5 लाख रुपए पड़े ना, वो 5 लाख पूरे के पूरे कैश उठा के ले जाएगा और उसको जमा कर देगा कहां पे? जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है। नॉर्मल चालान के केस में कितनी लिमिट है? 10,000। पर अगर आपकी हरकतें ऐसी है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, अटैचमेंट ऐसे नहीं होता है। अटैचमेंट तब होता है जब आपने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का पैसा नहीं दिया। हमने सेक्शन 73 और 74 की बातें पढ़ी थी। 73 का शो कॉज नोटिस कितने टाइम में आता था? 2 साल 9 महीने। ऑर्डर कितने टाइम में? 3 साल। 74 का शो कॉज नोटिस 4 साल 6 महीने। और ऑर्डर कितने टाइम में आता था? 5 साल। अब एक चीज याद रखना, ऑर्डर आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ता है। अगर आपने नहीं दिया तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? रिकवरी प्रोसीडिंग। अब रिकवरी प्रोसीडिंग में बेटा प्रॉपर ऑफिसर अब खुला शेर है। अब वो आपके घर आएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा, जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है सबसे पहले उस पर सील लगाएगा, क्योंकि अब ये किसके कंट्रोल में? प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल। जो भी पास में कलेक्टर ऑफिस रहेगा, अगर कलेक्टर ऑफिस से कुछ पैसा आपको आने वाला होगा, अब भूल जाओ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अब पैसा किसके पास जाएगा? जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा। इसको बोला जाता है क्या? रिकवरी प्रोसीडिंग्स। जो कब शुरू होती है? अगर ऑर्डर आने के 3 महीने तक भी आपने पेमेंट नहीं करा, तो भाई अब तो क्या शुरू हो जाएगा? रिकवरी प्रोसीडिंग्स। और सर रिकवरी प्रोसीडिंग्स में आपका मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इनको क्या करा जाता है सर? अटैच करा जाता है। और अगर उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर जाके इसको हम क्या कर देंगे? ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया डाउट पूछा कि सर एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बिकी, जीएसटी ड्यूज थे हमारे 50 लाख के, बाकी का पैसा वापस कर दें। हाँ, पूरा सब ड्यूज मिला के कितना है? 50 लाख। तो बाकी का पैसा वापस कर देंगे, कोई जीएसटी डिपार्टमेंट वाले चोर थोड़ी है। और एक और चीज, फॉर सपोज करो गुड्स पड़े थे, अब हमें 50 लाख की रिकवरी करनी है, तो पूरे 1 करोड़ के गुड्स थोड़ी बेचेंगे। कितने की बेचेंगे? 50 लाख तक के ही बेचेंगे। हमको सिर्फ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट चाहिए, हमको ओवर एंड अबव आपसे कुछ भी अमाउंट नहीं चाहिए। ठीक है। तो राजा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि किस किस से डिपॉजिट कर सकते हैं, वो तो ठीक है, बट आप एक और चीज कर सकते हो क्या? ओवर द काउंटर। लिमिट कितनी है ओवर द काउंटर? बट दिस लिमिट नॉट एप्लीकेबल। कहां पे एप्लीकेबल नहीं राजा, बोलो फटाफट से। सर एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अगर किसी भी पर्सन को प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कर दिया?
सर कोई इन्वेस्टिगेशन है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट में कोई भी एडॉक डिपॉजिट फॉर द टाइम बिंग लिया जा सकता है, या आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करा है, अटैच। मतलब यहाँ पे 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे आप 50,000 5 लाख जितना लगेगा उतना हम पैसा ले सकते हैं। कोई भी पर्सन को अगर कमिश्नर नोटिफाई कर दे, अभी तक ऐसे पर्सन नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। आगे जाके लॉ में ये वाला पॉइंट हमेशा डालते ही हैं, आगे जाके अगर प्रॉपर ऑफिसर इनको नोटिफाई कर दे, फॉर एग्जांपल ऐसा बोले कि कंपोजिशन वालों आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो फिर उनको वो ज्यादा भी पे कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग ऐसा कोई भी पर्सन नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। बोलो बात क्लियर है। अब सब इधर ध्यान देना। सर क्या मैनुअल चालान अलाउड है जीएसटी में? क्या जीएसटी में मैनुअल चालान अलाउड है? कोई मैनुअल चालान अलाउड नहीं है। सारा चालान कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक चालान ही रहेगा। मैं आपको 2 मिनट कुछ दिखाता हूं। तब आता है जैसे ही चालान जनरेट होता है। क्या पढ़ाने का मतलब, सब दिखा रहा हूं ना प्रैक्टिकल। क्या तुम थ्योरी थ्योरी करते रहते हो? बस देखो ध्यान से, एक बार गिनने की जरूरत नहीं, 14 डिजिट है। अरे पेमेंट कर दे यार, ये तो फोकट की वीडियो है यार, पेमेंट तो करा ही नहीं इसने। चलो ठीक है, ये लोग ऐसे ही करते यूट्यूब वाले। मेजर हेड और माइनर, सबसे ऊपर पढ़ो फॉर्म जीएसटी पीएमटी। पीएमटी मतलब पेमेंट। तो जीएसटी का पेमेंट कौन से चालान के थ्रू होता है? ई पीएमटी 06 के थ्रू, ठीक है। ये इन्होंने ईमेल आईडी दी है, डेट ऑफ डिपॉजिट, फिर मेजर हेड और यहाँ पे कौन सा हेड? माइनर हेड। नंबर ले ले, लड़की का नंबर थोड़ी है राजा। अरे यार ये तो बेकार वीडियो था, पेमेंट ही नहीं दिखाया उन्होंने। बस मैं किसी क्लाइंट का मैं क्यों पेमेंट करूं? तो अब सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। क्या मैनुअल चालान जीएसटी में अलाउड है? गए जमाने मैनुअल चालान की इनकम टैक्स रिटर्न में मैनुअल भरे जाते थे, लाइन लगती थी इनकम टैक्स रिटर्न के आगे। अब गए जमाने मैनुअल के, सारा काम कैसा होता है राजा? इलेक्ट्रॉनिक। अब हमने ये देखा कि पहले चालान को जनरेट करा जाता है, फिर चालान का सेव का प्रोसीजर रहता है, उसके बाद चालान का पेमेंट होता है। अब कौन सा फॉर्म राजा? पीएमटी 06। अच्छा सर, 2 चीजें होती है, वन इज मेजर हेड एंड दी अदर वन इज माइनर हेड। मेजर हेड में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन सेस। माइनर हेड में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स। वो हो गया हमारा कौन सा? माइनर हेड। तो ये बताना पड़ेगा कि कहां जमा करना है, मेजर हेड में जमा करना है कि माइनर। अब कॉमन टर्मिनोलॉजीज इन चालान, सबसे पहला होता है सीपिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का? 14 डिजिट। और जैसे ही चालान जनरेट करा, एक नंबर जनरेट होगा, कौन सा? सीपिन। इसकी वैलिडिटी रहेगी 15 दिन। अभी इसकी वैलिडिटी कितनी हो गई है? 15 दिन। हाँ, पुरानी वीडियो थी तो पुरानी वीडियो के बाद अब कौन सी वैलिडिटी भाई? 15। अब सुनो, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज सिन नंबर। ये जो सिन नंबर है ना, टोटल 18 डिजिट का होता है। 14 सीपिन वाले प्लस 4 बैंक का कोड, प्लस 4 क्या? बैंक का कोड।
ये तभी जनरेट होगा जब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। और सर कब पेमेंट सक्सेसफुल मानेंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, जब मेरे खाते से डिडक्ट हो गया कि जब गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट हो गया? वी आर नालायक्स। गवर्नमेंट मेरे खाते से डिडक्ट हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक उनके खाते में क्रेडिट नहीं हो जाता तब तक ई कैश लेजर में आपको अमाउंट नहीं दिखेगा। तो सर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने डिजिट का? 18 डिजिट, 14 सीपिन और 4 हो गया हमारा बैंक कोड। उसके बाद एक नंबर होता है बीआरएन नंबर। बीआरएन नंबर इज बैंक रेफरेंस नंबर। जैसे ही चालान के अगेंस्ट में पेमेंट हो जाएगा तो एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है जिसे बोला जाता है क्या? बैंक रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कितने डिजिट का, ये कितने डिजिट का। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लाए थे ये EFPB। EFPB इज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। सर ये इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच क्या होता है? बहुत सारे बैंक से अब गवर्नमेंट को ये टेंशन हो गया कि यार इतने सारे बैंक्स में कोई एक बैंक तो होना चाहिए ना जहां पे चालान डिपॉजिट हो। तो गवर्नमेंट ने बोला यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक काम करो, इतनी सारी बैंकों में से एक बैंक को ऑथराइज बैंक बनाओ। पहले पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, पहले पैसे सिर्फ बैंक्स के पास जाएंगे, उसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन कर देगी किसको? गवर्नमेंट को। तो सर हर ऑथराइज बैंक को बोला कि आप एक ब्रांच को क्या बनाओ? EPFB। EPFB इज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। अच्छा सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट के टोटल पता है कितने अकाउंट खुलेंगे? 5। CGST, SGST, IGST, UTGST और सेस। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स के अकाउंट नहीं खोलेंगे। हमने बोल दिया EPFB आपको गवर्नमेंट के अकाउंट खोलने पड़ेंगे अंडर ईच मेजर हेड। इसका मतलब है टोटल कितना? 5। और अगर कोई भी पैसा NEFT, RTGS, IMPS से आता है तो उसके लिए RBI विल एक्ट एज EPFB। तो अगर नेफ्ट है, RTGS है या IMPS, नेफ्ट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट। ठीक है, अगर इन तीनों के थ्रू पैसा आता है तो बैंक्स को परेशान मत करो। इन तीनों के लिए जवाबदारी कौन लेता है? RBI। बोलो बात क्लियर है? सर वैलिडिटी कितनी है ई चालान की? 15 दिन। सर एक बात बताओ, हम MP ऑनलाइन पे गए, हमने चालान जनरेट करा, उसने बोला 10,000 के ऊपर 10,000 100 रुपए लगेंगे। वो 100 रुपए कौन भुगतेगा? हाँ, गवर्नमेंट क्यों भुगतेगी? तो गवर्नमेंट ने पहले ही लिख के रखा है, बाद में मत बोलना तुम लोग। तो जो भी कमीशन रहेगा उस कमीशन को कौन भुगतेगा? सर असेसी ही भुगतेगा। अब बहुत बार क्या होता था ना, एक प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम ये आई कि पैसा तो हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गया पर गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। अब असेसी पता है क्या बोल रहा है? असेसी बोल रहा है यार मेरी क्या गलती, मेरे अकाउंट से तो पैसा क्या हुआ है? डिडक्ट हुआ है, पर आपके अकाउंट में नहीं आया है। पैसा गया कहां? बैंक्स बोल रहे हैं हमारे पास भी नहीं आया है। कोई भी दिक्कत हो पापा के पास, पापा इज RBI। RBI ने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट का नाम पता है क्या रखा? E-Scroll। ये जो E-Scroll वेबसाइट है ना, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं? E-Scroll। तो अगर हमारा बैंक गवर्नमेंट को नहीं बता रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर बैंक नहीं बता रहा है तो हम किसकी मदद ले लेंगे? RBI। RBI की कौन सी वेबसाइट? E-Scroll ऑफ द RBI। नॉर्मल केस में क्या होगा देखो, सपोज करो साहिल सर ने पैसे डिपॉजिट करे SBI के थ्रू,
पहले कौन सा नंबर जनरेट होगा? सी पिन। क्या सी पिन में बैंक की कोई जरूरत है? इसमें बैंक की जरूरत नहीं है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो क्या जनरेट होगा? सिन। जब हमारा सिन जनरेट हो जाएगा तो एसबीआई बता देगा किसको कि भाई पैसे आ चुके हैं, साहिल सर के ई कैश लेजर में दिखाए जाए। सर एक बात बताओ, एसबीआई ने नहीं बताया। देखो, साहिल सर को परेशान मत करो। एसबीआई बोल रहा है कि यार हो सकता है कि सर आपके पैसे डिडक्ट हो गए हो, हमारे पास नहीं आए हो। तो भाई हम चले जाएंगे कहां? ई स्क्रोल अभी आया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ई स्क्रोल अभी आया है, ई स्क्रोल वेबसाइट ऑफ आरबीआई। तो इस केसेस में कौन बता देगा सर? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रोल ऑफ द आरबीआई। ठीक है, वेयर द डिटेल्स of the said e-scroll are in conformity with the details generated in form GST PMT 06। एक और चीज सर कब मानेंगे? ऑलवेज रिमेंबर, डेट ऑफ क्रेडिट इज डीम्ड टू बी डेट ऑफ डेबिट। आपके खाते में हम जब तक पैसा डिपॉजिट नहीं मानेंगे जब तक गवर्नमेंट के खाते में नहीं आ जाता। जिस दिन गवर्नमेंट के खाते में पैसा आएगा उसी दिन आपके ई कैश लेजर में दिखेगा। इसका मतलब है अगर साहिल सर ने 21 जून को आज पेमेंट करा, सर के बैंक अकाउंट से आज ही पैसा डिडक्ट हो गया, बट 28 जून को गवर्नमेंट को क्रेडिट हुआ, तो मुझे ही ई कैश लेजर में कब दिखेगा? बोलो बात क्लियर है क्या? बस ये बातें हमको ध्यान रखिए किसमें? ई कैश लेजर। ठीक है सर, क्या क्या बातें हम ध्यान रखेंगे? तो राजा ई कैश लेजर में हम ये बात ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो कैसे क्या डिपॉजिट करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं। पहले इतनी बैंक्स नहीं होती थी, पहले एसबीआई एचडीएफसी होती थी। इन बैंक्स को ऑथोराइज बैंक कहते हैं। आजकल बहुत सारी बैंक्स आ गई है क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टेड हो गया, इनकी बैंक्स तो आज भी नहीं है। ठीक है, सारी बैंक्स नहीं आती है, जो हमारी रेपुटेड बैंक्स हैं उन्हीं के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सर अगर इससे नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, आप ओवर द काउंटर पेमेंट करके आ जाओ। कोई भी बैंक चले जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे आप कितना पेमेंट कर दो? 10,000। 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। ठीक है। दूसरी बात, सर ओवर द काउंटर पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है कहीं कहीं केसेस में, जैसे अगर रेट वेट का केस हो गया और हमको आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने, तो भाई आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर करने के लिए हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। वहां पे हमें कोई बैंक का कोई दिक्कत नहीं है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उन केस में भी ओवर द काउंटर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी पर्सन जो जिसने नोटिफाई कर दिया, कमिश्नर। और सर इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है उसके बिहाफ पे एडॉक डिपॉजिट करा है तो वहां पे भी आपको ये 10,000 की लिमिट नहीं देखनी। सर कौन से फॉर्म में चालान जनरेट होता है? फॉर्म पीएमटी 06। और ये चालान की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज। एक चालान कितने दिन के लिए वैलिड? 15 दिन के लिए वैलिड। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? कौन सा राजा? ये जिस बैंक से पेमेंट करा, नहीं 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 नहीं, जिस बैंक से आपने पेमेंट करा, हमारी बैंक एसबीआई बताएगा ना। जैसे हम चालान, जैसे मेरा बैंक एचडीएफसी है तो एचडीएफसी 4 डिजिट का एक और क्या डाल देगा? बैंक कोड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। मैंने आपको दो बातें बताई, मेजर हेड्स और माइनर हेड्स। अब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको लगेगा बच्चा चैप्टर है। क्यों लगेगा बच्चा है? क्योंकि एक बार आपने क्या कर लिया? प्रैक्टिकल देख लिया। हमेशा याद रखना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का, प्रैक्टिकल। ऑडिट हो, लॉ हो, जो भी हो ना, प्रैक्टिकल बस सोचने की कोशिश करा कर।
अरे बिग फोर के आर्टिकलों को ऑडिट में 60-60 70-70 नंबर आते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली वही ऑडिट करा है जो वो किताबों में पढ़ते हैं। हमको ये फाइनल पढ़ने में इतनी दिक्कत आई नहीं, इंटर पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए आती है क्योंकि हमको कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता ही नहीं है। अब फाइनल पढ़ने से पहले हर चीज तो हमने देख के रखी है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, जीएसटी रिटर्न क्या होता है, रेरा क्या होता है। तो जब मैंने रेरा पढ़ा था ना, तो रेरा का पूरा काम ऑफिस में मैं ही संभालता था। रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हमको सीए फाइनल में इलेक्टिव में रेरा टर्म का टॉपिक था। अब मैं खुद प्रॉपर ऑफिसर से हाथ मिला के आया, वहां पे लिखा है प्रॉपर ऑफिसर विल डू दिस, तो हमको पूरा ऐसा क्लिक करता है कि अरे हाँ यही तो बैठा हुआ था प्रॉपर ऑफिसर। फिर ऐसा याद करने का ज्यादा लोड नहीं होता। ठीक है, दो हेड, एक कौन सा मेजर, एक कौन सा माइनर। मेजर में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। सर एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ हो जाए, सपोज करो अभिषेक थोड़ा नींद में था, रहता ही है वैसे भी नींद में, अभी भी नींद में। अब सर कभी कभार क्या होता है ना, गड़बड़ हो जाती है। सर क्या गड़बड़ हो जाती है, गलत हेड में पैसे चले जाते हैं। डालने आपको मेजर हेड में थे, डाल आपने माइनर हेड में दिए। आपको पैसा टैक्स में डालना था, बस आ जाओ। अभी सुनो सुनो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। ये सीजीएसटी में 1000, आईजीएसटी में 1000, टोटल कितने हो गए 2000। ओ शिट, ये तो इधर डालने थे। ओहो हाय राम हाय राम, ये तो गलती से किधर डाल दिए। कोई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एडिट नहीं होता है, एक फॉर्म रहता है, उस फॉर्म का नाम है जीएसटी पीएमटी 09। कौन सा फॉर्म रहता है, जीएसटी पीएमटी 09। ये बेटा बहुत शानदार फॉर्म है। सर 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 सर, हाँ बोल। सर ये 1000 1000 यहाँ नहीं डाल लेते, ये 1000 इधर डालना था। हाँ ठीक है सर, ये 1000 इधर डालना था, ठीक है डाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म। बट एक चीज याद रखना, गलती हो जाए तो आप गलती तो सुधार सकते हो। कोई भी माइनर हेड से दूसरे मेजर हेड में या दूसरे माइनर हेड में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर पुरानी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सर क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास टैक्स की लाइबिलिटी सीजीएसटी में 1000 रुपए है, अब मुझे पैसे इंटरेस्ट में डाल ले, क्या मैं डाल सकता हूं। सर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी टैक्स की लाइबिलिटी है ना। तो फिर आप एक और नया चालान बनाओ। जैसे ही इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी 1000 है, टैक्स की भी 1000 है और इंटरेस्ट की भी कितनी है 1000। मैंने सोचा कि यार अपन एक काम करते हैं कि अभी कहाँ डाल देते हैं टैक्स। फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, इसको तो कहाँ डालना था। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर पहले आपकी कौन सी लाइबिलिटी क्लियर होगी, पुरानी लाइबिलिटी क्लियर होगी। आप मेजर हेड से माइनर हेड में ट्रांसफर करो, माइनर हेड से मेजर हेड में ट्रांसफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आपको कौन से फॉर्म में ट्रांसफर करना है, जीएसटी पीएमटी 09। पर ट्रांसफर अलाउड नहीं रहेगा इफ said person has any unpaid liability in his e-liability register। राजा इसको है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन। इस चैप्टर में 3 फेवरेट क्वेश्चन बताऊंगा आईसीएआई के, इसमें पहला फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, यही। बस वो क्या पूछते हैं ना, 2 नंबर में पूछते हैं कि भाई एक हमारा राजू है, राजू को थोड़ा सा होश नहीं था, राजू ने गलती से पैसा डाल दिया सीजीएसटी के टैक्स हेड में, बट राजू को डालना था आईजीएसटी के टैक्स हेड में। राजू बड़ा परेशान है, सुसाइड करने का सोच रहा है, बताओ सुसाइड करे। हम बोले राजू एक फॉर्म है, कौन सा,
जीएसटी पीएमटी 09, जो भी तेरे से गलती हो गई हो इस जीएसटी पीएमटी 09 की मदद से तू गलती को क्या कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे इतना ही था। इन्होंने फिर एक और चीज अभी अमेंड करी, अभी सोच समझ के बताना। मेरे दो ऑफिस है एमपी में, एक ऑफिस है मेरा एमपी में विजयनगर साइड, और एक मेरा एमपी में ऑफिस है सिल्वर मॉल। मेरे दो रजिस्ट्रेशन नंबर है, विजयनगर का अलग है और सिल्वर मॉल का अलग है। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे भाई? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हो गया बेटा? अब मुझे एक बात बताना, सोच समझ के बताना। मैंने कुछ पैसा विजयनगर के आईजीएसटी के टैक्स हेड में डाल दिया। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये पैसा यहां पे तो यूज आ नहीं रहा है, मैं चाहता हूं इसको क्या करना, ट्रांसफर करना। कहां डालना चाहता हूं सर? सिल्वर में। क्या डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। अब आप डाल सकते हो, इसलिए डाल सकते हो क्योंकि ये दोनों आपके कौन है? बट एक चीज याद रखना कि सर अगर विजयनगर में पुरानी लाइबिलिटी है टैक्स की तो नहीं डाल सकते। ठीक है, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, पूरी क्लास गड़बड़ करेगी, पूरी क्लास। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। एमपी में, महाराष्ट्र, ठीक है, यहां पे पड़े हुए हैं 1000 रुपए, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। मैं चाहता हूं कि यार यहां पे तो जरूरत पड़ नहीं रही है, मैं चाहता हूं इसको इधर वाले एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दें। फॉर्म है जीएसटी पीएमटी 09। ये एक चार्टेड अकाउंटेंट से इंटरव्यू में पूछा था, तभी मैंने आपसे पूछ लिया राजा, आप जीएसटी पीएमटी 09 से ट्रांसफर तो कर सकते हो, मना नहीं कर रहे हैं, बट बेटा ये एमपी का एसजीएसटी है और वो महाराष्ट्र का एसजीएसटी है, तो भाई एमपी का एसजीएसटी हम महाराष्ट्र के एसजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बट अगर आईजीएसटी होता तो सर, आईजीएसटी कोई एमपी का थोड़ी होता है, आईजीएसटी तो आप कर सकते हो। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो राजा क्या ध्यान रखोगे आप मेजर और माइनर हेड्स में कि सर कभी भी कोई भी गड़बड़ हो गई हो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बस फॉर्म याद रखना कौन सा, जीएसटी पीएमटी 09। पुरानी कोई लाइबिलिटी अनपेड नहीं रहनी चाहिए। सर हमारी ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है, क्या दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन में डाल सकते हो? हाँ जी डाल सकते हो। क्या मेजर हेड से माइनर हेड में, माइनर हेड से, जैसा तुमको घुमाना है वैसा घुमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा घुमाना है वैसा घुमा दो। मतलब नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, स्टेट स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस का नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? चलो, क्वेश्चन करे थे आपने रजिस्ट्रेशन के, मना कर दो। टाइम क्यों नहीं मिलता है भाई तुम लोगों को?
चलो पूरी क्लास जल्दी से। ये साहिल सर वाला, ऑनलाइन वाला को दिखता नहीं। मैनुअल चालान अलाउड अंडर जीएसटी? नो। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चालान? 15 दिन। देखो, पता है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर लॉ की साइकी समझा करो। जीएसटी लॉ की साइकी पता है क्या होती है कि यार प्रॉपर ऑफिसर को वो 30 दिन देते हैं, असेसी को वो 7 वर्किंग डेज देते हैं, और कोई भी चालान हो, टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो, जितने भी नंबर देखोगे ना जो टेम्पररी पीरियड के रहते हैं वो 15 दिन के लिए वैलिड रहते हैं। इनके यहाँ पे कोई भी नया लिमिट निकालते हैं तो ये 50,000 को ध्यान में रखते हैं, फिर चाहे वो ई वे बिल हो, दूसरा कोई केस हो। तो हर लॉ की एक साइकी होती है कि ये जो डेज है ना, डेज याद करने की जरूरत नहीं रहती, बस ऐसा लॉ की साइकी समझा करो कि यार देख इसमें हमेशा इतने दिन ही रहते। तो जब भी टेम्पररी फॉर्म रहता है ना, वहां पे हमेशा 15 दिन ही रहते। याद करो ई वे बिल पार्ट ए पार्ट बी, वहां पे भी कितने दिन? 15 दिन। चालान टेम्पररी जनरेट हो रहा है, फिर बाद में कितने दिन? 15 दिन। चलो, क्या मैनुअल चालान अलाउड? मैनुअल चालान नॉट अलाउड। कितनी वैलिडिटी पीरियड? 15। बेटा राजा, क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हाँ है ना, क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मेजर और माइनर हेड के बीच में। बस शर्त क्या है? शर्त इतनी सी है हमारा कि सर पुराना आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।